एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो सीटेट के वो कवर करवाने वाली हूँ। आरटी एक्ट 2009, एनसीएफ 2005 एंड एनईपी 2020। तो ये तीनों टॉपिक मैं आज की वीडियो में आपको कवर करवाने वाली हूँ और आप अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आरटी 2009, इसकी फुल फॉर्म भी आपको जरूर याद होनी चाहिए, जो कि है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये आया तैयार कब हुआ था, ये दोनों बात आपसे पूछ ली जाती है। आईएमपी लिखिएगा। 2009 में ये तैयार किया गया था और 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था। दोनों बातें आपसे पूछी जाती है, जैसे कि संविधान में पूछा जाता है ना, इसी टाइप से इसमें पूछा जाता है, लागू कब हुआ था एंड तैयार कब हुआ था। तो दोनों बातें याद रखनी है, इस पर ध्यान देना है, तैयार और लागू कब हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। फुल फॉर्म आपको याद करनी है। फुल फॉर्म क्या होती है? राइट टू एजुकेशन, हिंदी वाले शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके अंदर क्या बताया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना है। इसके अंदर एक चीज और बताई गई है, अगर बच्चे डिसेबल है, कि डिसेबिलिटी है किसी प्रकार की, तो वो क्या कर, तो वो जो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है वो 6 to 18 दिया गया है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर डिसेबिलिटी वाली बात आए तो 6 to 18 लगाएंगे, अगर नॉर्मल बच्चों की बात आए तो 6 to 14 लगाएंगे। चीजें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। संविधान के 86वें संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है कि बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये मैंने लिख दिया है। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, सारे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन बना हुआ है। ये जो मैंने अभी आपको ऊपर लाइन बताई, डिसेबल बच्चों के लिए जो आयु है वो 6 से 18 है और नॉर्मल के लिए 6 to 14 है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा है आरटी 2009 के उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, गुणवत्ता शिक्षा को सुनिश्चित करना। ये इसके मेन उद्देश्य हैं आरटी 2009 के। इसके अलावा जो कक्षा 1 to 5 होती हैं उनके लिए जो दिन होते हैं वो 200 डेज यानी 200 दिन और 800 घंटे का कार्य होना चाहिए। किसके लिए? टीचर्स के लिए। 6 to 8 में 220 दिन और 1000 घंटे आपको कार्य करना होगा एक टीचर को। ठीक है। इसके अलावा अगर साप्ताहिक घंटे, एक टीचर के लिए न्यूनतम साप्ताहिक घंटे होने चाहिए। इतना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है हर बार, तो ये तो छोड़िएगा ही मत। एक टीचर के लिए न्यूनतम साप्ताहिक घंटे की बात आए तो 45 घंटे होने चाहिए। मैंने 2 बार लिखा हुआ, इस पे इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिए आप। तो 45 घंटे डायरेक्ट पूछेगा एक टीचर के लिए न्यूनतम साप्ताहिक घंटे कितने होने चाहिए, ऑप्शन दे देगा 45, 48, 50, 52। तो ये चीज याद रखनी है, 45 आवर्स। जो बच्चे होते हैं घर से विद्यालय की दूरी उनके लिए कितनी होनी चाहिए? जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं उनके लिए 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, यानी घर से लेकर जो उनके स्कूल की दूरी है उसकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर होनी चाहिए। जो क्लास 1 to 5 वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके अलावा जो उच्च प्राथमिक के हैं, यानी 6 to 8 की बात हम यहाँ पर करेंगे, उनके लिए जो है घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर की होनी चाहिए। आई होप दोनों चीज क्लियर होगी। बहुत बार पूछा गया, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर बार आए हुए हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिखिएगा। इस पर भी अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक विद्यालय में टीचर और स्टूडेंट का रेशो कितना होना चाहिए, तो आप लगाएंगे 30:1। मतलब एक टीचर होना चाहिए 30 स्टूडेंट पर, 30 स्टूडेंट होने चाहिए और 30 स्टूडेंट के लिए एक टीचर का होना अनिवार्य है। ये रेशो है प्राथमिक विद्यालयों के लिए। वहीं अगर आपसे उच्च के लिए पूछा जाए तो उसके लिए होता है 35, यानी अगर 35 बच्चे हैं, रेशो 1, तो उस पर होना चाहिए 35:1। आई होप दोनों चीज क्लियर होंगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि शिक्षकों की संख्या और छात्रों की संख्या, जैसे कि वहां पर मैंने बताई, अगर प्राथमिक में एक टीचर है तो 30, जैसे 30 स्टूडेंट है तो उस पर एक टीचर होना ही चाहिए। उसी तरीके से अगर 2 टीचर है तो 60 स्टूडेंट की संख्या होनी चाहिए। 3 टीचर है 61 से 90 यानी 90 स्टूडेंट्स होने चाहिए। उसी तरीके से 4 है तो बढ़ती जाएगी संख्या। 5 है, ये पूछ लेते हैं कि 5 टीचर प्लस एक हेडमास्टर किस पे 150 प्लस, यानी कि 150 प्लस
बच्चे हैं अगर, यानी कि 151, 2, 3 जितने इससे ज़्यादा है, 150 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर 5 टीचर होंगे और एक प्रिंसिपल होगा। तो ये पूछ लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। इसके अलावा क्या कहा गया है कि मातृभाषा पर बल दिया जाए, वही क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा जो कि वो घर से सीख के आता है, परिवार से सीख के आता है, उस पर बल दिया जाए। बच्चों को शारीरिक व मानसिक सजा नहीं देनी है, दंड नहीं देना है, मारना पीटना नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है एक टीचर को। तो ये सब बताया गया है आपके आरटी 2009 में। अब बात करते हैं हम एनसीएफ 2005 की, जिसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, हिंदी में है इसका नाम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, हिंदी में भी बता दी। इसका जो इन्होंने क्या कहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। ये नहीं है कि हम बच्चे को बस पुस्तक के आधार पर जो पुस्तक में छपा है उसे ही पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बच्चों की भी सुननी है, बच्चों जो कह रहे हैं उनको भी सोचना है, समझना है। ये नहीं बस पुस्तक आई और पढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना है। बाल केंद्रित हो, बच्चे को ही सब कुछ मानना है, बस ये ध्यान रखो, आप बच्चे को ही सब कुछ मानना है। टीचर तो बस एक हेल्पर है आपका, टीचर कुछ नहीं है। और इसके अलावा सीएफ 2005 में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख भी किया गया है। ये मैंने आपको हिंदी की मैराथन में भी समझाया है। अगर आपने मेरी मैराथन नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट टाइम के रिवीजन के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी के लिए 15 मार्क्स कवर करवाए हैं मैंने आपकी उस पेडागोजी में, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये 22 भाषाओं का किस में उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। एनसीएफ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रोफेसर यशपाल है। इनका एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र है, शिक्षा बिना बोझ के यानी बिना भार के अधिगम हो, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, तो ये याद रखिएगा। किसने कहा है? एनसीएफ 2005 ने। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं वो देख लीजिए। इसे मार्गदर्शी सिद्धांत भी बोलते हैं उद्देश्यों को, तो वो भी याद रखना है। ये मत सोचेगा कि मार्गदर्शी उद्देश्य सिद्धांत क्या होते हैं, दोनों सेम है। वो सबसे पहला, और ये ना आपको सीरियल वाइज याद होनी चाहिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, रटन प्रणाली से मुक्त करना, पढ़ाई को ये नहीं रटवाए जा रहे हैं बच्चों को, वो नहीं करना है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बाल केंद्रित हो, गतिविधि आधारित हो। बस एक की पॉइंट इसमें याद रखिए, चौथे में गतिविधि आधारित हो। इसके अलावा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी को आपको तैयार करना है। तो ये 5 स्टेप्स हैं। मार्गदर्शी सिद्धांत कह लीजिए, उद्देश्य कह लीजिए, तो बहुत पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछ। ये 5 में से 3 दे देगा, चौथा कोई और सा दे देगा, पूछ लेगा कौन सा नहीं है, तो 5 पता होने चाहिए। आगे देखिए, एनसीएफ ने कुछ विधियां दी हैं, कुछ क्या 5 विधियां दी हैं जिन पर जोर देता है। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज करके सीखना, सेकेंड इज निरीक्षण विधि, थर्ड इज परीक्षण विधि, फोर्थ इज सामूहिक विधि, फिफ्थ इज मिश्रित विधि। तो ये सारी विधियां आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन सी विधि नहीं है, ठीक है। अब इसमें केवल आपको की पॉइंट क्या याद रखना है। वैसे क्या कहते हैं, एनसीएफ 2005 में रचनावाद की समझ विकसित की गई है। रचनावाद कह लीजिए, रचनात्मक कह लीजिए, संरचनावाद कह लीजिए, ये सारे एक ही वर्ड हैं। और कहीं भी दिखे एनसीएफ 2005 ने कहा है, बिल्कुल कहा है, फौरन टिक कर दीजिए। इसके अलावा शिक्षक की भूमिका, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, एक हेल्पर की है, सुविधादाता है एक वो, और इसके अलावा वो कुछ नहीं है। टीचर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। बहुभाषावाद को इन्होंने बढ़ावा दिया है। करके सीखने पर इन्होंने बल दिया है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, अगर आपको पता हो। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? इसमें जो एनसीएफ 2005 है, इसमें शिक्षण सूत्र दिए गए हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब बच्चा जो जानता है उससे उसे जो बच्चा नहीं जानता है वहां तक लेकर जाना है। मूर्त से अमूर्त की बात की है, यानी कि चीजों को सामने दिखाकर, भौतिक रूप में दिखाकर फिर अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए। और क्या कहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कैसी हो? मातृभाषा हो, क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा, घरेलू भाषा, ये तीनों चीज एक ही में आएंगी। इसके अलावा कब किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। ये बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? एनसीईआरटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। एनसीएफ का भाषा फॉर्मूला क्या है? अगर सूत्र पूछे तो सूत्र तो आपको वही बताना है, लेकिन भाषा फॉर्मूला पूछे तो त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है।
सूत्र मत भूलिएगा, इसका फॉर्मूला जो था वो था लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन है? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। अगर अध्यक्ष पूछे तो प्रोफेसर यशपाल है, और अगर निदेशक पूछे तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार है। तो दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं एनईपी 2020, ये लिख लीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। याद रखिएगा, फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बहुत घूम जाते हैं बच्चे उसमें। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। कब आया है ये? 31 मई 2019 को आया। इसमें क्या हुआ है? एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। इसके अलावा इसमें एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। पूछ लेते हैं कौन सी एजुकेशन में समाप्त कर दी गई है, तो एमफिल। इसके अलावा है इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है। कौन सा दिया गया है? 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 दिया गया है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, 5 3 स्क्वायर 4, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये कैसे कैसे स्टेप्स में बटा है वो देखते हैं। जो 5 ईयर है उसको 2 स्टेप्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज आंगनबाड़ी, सेकंड इज नॉर्मल स्कूल। जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, प्ले स्कूल होते हैं, उनमें आंगनबाड़ी 3 से 6 एज तक, 1 से 2 में 6 to 8 इसे बोलते हैं, इस वाली स्टेज को बोलते हैं। और फाउंडेशनल स्टेज, ये भी पूछ लेता है, जो 5 वाली है वो कौन सी स्टेज है, तो फाउंडेशनल स्टेज है। सेकंड है आपकी प्रिपैरेटरी, जो 3 इयर्स तक है, 3 to 5 तक इसमें बच्चा होगा। एज होगी उसकी 8 to 11, 3 to 5th क्लास है, ये क्लास लिखी हुई है और ये लिखी हुई है इनकी एज। इसके बाद मिडल है, 3 इयर्स तक 6 7 8 पढ़ेगा क्लास में, 11 to 14 उसकी एज रहेगी। इसी तरीके से 4 9 to 12 एज रहेगी, 14 to 18 सेकेंडरी। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। आगे देखते हैं इसके ट्रिक। FPMS यानी कि फाउंडेशनल, प्रिपैरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एनईपी 2020 जो है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देता है, संरचनात्मक समझ, सब इसी पर देते हैं। रचनात्मक एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, याद रखना है। मूल्यांकन पर जोर देता है बच्चे की। स्कूल में मूल्यांकन फॉर्मेटिव होना चाहिए। फॉर्मेटिव मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है कि फॉर्मेटिव क्या होता है, जो कि पढ़ाई के दौरान किया जाता है। शिक्षक जब पढ़ा रहा हो तो बीच बीच में बच्चे से क्वेश्चन कर रहा हो या बच्चे क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये जो पढ़ाई के दौरान बीच बीच में होता है इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव। और इन्होंने यही कहा है कि स्कूल में मूल्यांकन फॉर्मेटिव होना चाहिए, न कि समेटिव, जो कि लास्ट में किया जाए, ये लास्ट वाला होता है। छात्रों के प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए इसमें क्या दिया गया है? परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। उसका नाम क्या है? परख। मूल्यांकन के लिए की गई है एनईपी 2020 में। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा लचीलापन होना चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, सभी के लिए समान रूप से शिक्षा हो, करके सीखने पर बल दिया है, सेम। बहुभाषिकता पर इन्होंने जोर दिया है, त्रिभाषा सूत्र की बात की है। इसके अलावा प्रोग्रेस कार्ड के बारे में बताया कि बहुआयामी कार्ड होना चाहिए 360 डिग्री। इसके अलावा इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात और कही है, प्रोग्रेसिव कार्ड जो होगा 360 डिग्री, उसमें सभी स्टूडेंट का, जिससे सभी स्टूडेंट का क्या हो सके, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, तीनों का साथ में असेसमेंट किया जा सके। तो ये इसकी एक ट्रिक भी है इन तीनों की। कैप से आप याद रख सकते हैं, प्रोग्रेस कार्ड में कैप की बात की गई है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन की। तो यहाँ पर जो है आपका एनईपी 2020 भी कंप्लीट होता है। मैंने तीनों की आपकी एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं आप इसे, बहुत ज़्यादा अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो निकालने की कोशिश की है ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। इससे जितने भी क्वेश्चंस आए आपके सारे सही जाए। वो जितने भी सिद्धांत है मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको सीटेट से रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए, कोई भी किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।